नमस्कार बच्चों, आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। देखिए, आज हम व्याकरण का पहला पाठ करेंगे। ये मैं आपको ऑफलाइन करवा भी चुकी हूँ, लेकिन उस समय सभी बच्चे नहीं थे, इसलिए आज इसको हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। और जिस बच्चे ने इसके डेफिनेशन अपनी अभ्यास पुस्तिका में नहीं लिखी है तो वे बच्चे लिखेंगे, ठीक है, और इसको समझेंगे। देखिए, पहला पाठ है भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण। भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण। मैं आज बताऊंगी तुम्हें भाषा क्या होती है, बोली क्या होती है, लिपि क्या होती है और व्याकरण किसे कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगी भाषा। देखिए बच्चों, सबसे पहले भाषा का आरंभ या भाषा जब शुरू हुई थी तो भाषा की शुरुआत संकेतों के रूप में हुई थी। यानी कि भाषा का आरंभ संकेतों के रूप में हुआ था। संकेतों के अनुसार हम अपने विचार एक दूसरों के सामने प्रकट करते थे, अर्थात अपनी बात पहुंचाते थे संकेतों के अनुसार, संकेतों के माध्यम से। उसके बाद आवश्यकता अनुसार चिन्हों तथा ध्वनियों का प्रयोग होने लगा, लेकिन संकेतों के माध्यम से हम दूर बैठे आदमी तक अपनी भाषा को, अपने विचारों को नहीं पहुंचा सके। तो अब हमें ज़रूरत हुई कि भाषा को दूसरे रूप में प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो उसके बाद हमें किसकी ज़रूरत हुई? चिन्हों की तथा ध्वनियों की। तो इनका प्रयोग होने लगा। लेकिन आज ऐसा समय आया है कि आज भाषा के समृद्ध होने के बाद भी हम कभी कभी भाषा में संकेतों का प्रयोग करते हैं। लेकिन आज भी क्या है कि भाषा को हम लिख भी सकते हैं और बोलकर भी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ भाषा ऐसी है जिनमें हम संकेतों का प्रयोग करते हैं। जो संकेतों के द्वारा जो भाषा दूसरों तक पहुंचाई जाती है उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। ठीक है, संकेतों की यही भाषा सांकेतिक भाषा कही जाती है। ठीक है बच्चों, देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो वह अब भाषा किससे सीखता है? अपनी माँ से ही सीखता है ना। तो जब बच्चा छोटा होता है और ध्वनियों के माध्यम से सीखता है, सुन कर के। ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है तो केवल ध्वनियों के माध्यम से अपनी बात स्पष्ट करने का प्रयास करता है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है वह शब्दों का प्रयोग करने लगता है। पहले तो वो ध्वनियों से अपनी बात को समझाएगा जब छोटा होगा, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होगा तो वह क्या करने लग जाता है? शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे फिर वाक्यों का प्रयोग भी वह घर, परिवार और आस पड़ोस आदि से सीख जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अलग अलग तरीकों से अपने भावों एवं विचारों को प्रकट करता है। अपने मन के विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है तो वह अलग अलग, यानी कि विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाता है। कभी कभी वह संकेतों तथा अथवा ध्वनियों के माध्यम से भी अपने विचार प्रकट करता है। ठीक है बच्चों, अब ये पिक्चर देखिए। पहली पिक्चर में क्या है? पहली पिक्चर में शिक्षिका यानी कि अध्यापिका। शिक्षिका किसको कहते हैं? अध्यापिका को। अध्यापिका बच्चों को चुप रहने का इशारा करके, और दूसरे वाक्य में नर्स मुंह पर उंगली रखकर शांत रहने का इशारा करके, तथा तीसरे में क्या है? ये ट्रैफिक पुलिस जो है, ट्रैफिक पुलिस का सिपाही इशारों से वाहनों को आने जाने का इशारा करके अपने अपने भाव या विचार प्रकट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए, इसे ही उपर्युक्त, जो ऊपर ये दिए गए हैं पिक्चर, उपर्युक्त माध्यमों द्वारा भावों को, अपने विचारों को प्रकट करना
भाषा नहीं कहा जाता। अब ये ऊपर जो ये संकेतों के द्वारा अपनी भाषा प्रकट कर रहे हैं, लेकिन हम इसे भाषा नहीं कहेंगे। ठीक है। भाषा संस्कृत की भाष धातु से बनी है। किससे बनी है? संस्कृत की भाष धातु से, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा का अर्थ क्या होता है? बोलना। अतः भाषा में मुख्यतः बोलकर अपने विचारों को प्रकट किया जाता है। जिस भाषा को हम बोलकर अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, प्रकट करते हैं, तो वही भाषा कही जाती है। ठीक है बच्चों। जहाँ तक भावों और विचारों को प्रकट करने की बात है, तो ये कैसे प्रकट करते हैं अपने विचार? बोलकर या लिखकर, दोनों प्रकार से हम अपने विचार प्रकट करते हैं। बोलकर करते हैं या लिखकर भी करते हैं। ठीक है। तो इसे ही हम भाषा कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को बोलकर तथा लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के भाव तथा विचारों को समझता है, तो इसे ही हम भाषा कहते हैं। अर्थात विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहा जाता है। आदान मतलब दूसरों के विचार सुनना, प्रदान मतलब दूसरों को अपने विचार बताना, देना। ठीक है। तो ये आदान प्रदान है। आदान मतलब लेना, प्रदान देना। ठीक है। तो इसका छोटी में मतलब इसके संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहा जाता है। भाषा दो प्रकार की होती है। पहली मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा। तो देखिए मौखिक भाषा कौन सी होती है? जिस भाषा को हम बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। अर्थात बोलकर प्रकट की जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कही जाती है। ठीक है। जैसे समाचार वाचक द्वारा समाचार बोलना। अब समाचार जब टीवी में जब समाचार आते तो बोलकर सुनाते ना हमें, तो मौखिक भाषा है। नेता द्वारा भाषण देना और सब्जी वाले का आवाज़ लगाना, ये सब कौन सी भाषा है? जब सब्जी वाला सब्जी बेचने आता हमारे घर के बाहर या गलियों में, तो आवाज़ लगा कर ही सब्जी बेचता ना, आवाज़ लगा अब बोल कर ही कहता ना जो सब्जी उसको बेचनी होती है। तो ये मौखिक भाषा है। ठीक है। इन सभी उदाहरणों में मौखिक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे समाचार वाचक द्वारा समाचार बोलना, नेता द्वारा भाषण देना और सब्जी वाले का आवाज़ लगाना। तो ये सभी किसके उदाहरण हैं? मौखिक भाषा के। यानी कि मौखिक भाषा का अर्थ है बोलकर भाव व विचारों को व्यक्त करना, प्रकट करना। ठीक है। बोलकर अपने भाव को दूसरों के सामने प्रकट करना मौखिक भाषा कही जाती है। ठीक है बच्चों। और दूसरा इसका रूप है लिखित भाषा। दूसरी कौन सी है? लिखित भाषा। देखिए लिखित भाषा, जिस भाषा को हम लिख कर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं वह लिखित भाषा कही जाती है। जैसे अब अध्यापक हैं, अध्यापक क्या करते हैं? बोर्ड पर जब आप क्लास में होते हैं अध्यापक, तो बोर्ड पर लिख कर आपको समझाते हैं ना। ठीक है। तो यह भाषा कौन सी होती है? लिखित भाषा। ठीक है। तो जिस भाषा को हम लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब आगे है बोली। बोली बोली किसे कहते हैं? देखिए अब आपकी कक्षा में बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है। और कुछ आपके दोस्त भी होंगे, और उनसे पूछिए कि वो कौन से प्रांत के हैं और उनकी मातृभाषा क्या है। उन बच्चों से वो कौन से प्रांत के हैं और उनकी मातृभाषा भी कौन सी है। ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार से जिस क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जो भाषा किसी भी क्षेत्र में प्रयोग की जाती है, विशेष रूप किसी क्षेत्र विशेष में मतलब विशेष में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कही जाती है। मौखिक भाषा हो परमात्मा परमात्मा। तो देखिए बोली भाषा का
अल्प विकसित एवं क्षेत्रीय रूप है। अल्प विकसित है मतलब जो पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है और उसी क्षेत्र में बोली जाती है तो उसे हम बोली कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाने वाली भाषा मौखिक भाषा बोली कही जाती है। यानी कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है और वह अल्प विकसित होती है, जिसको मान्यता नहीं मिली है, तो उसे हम बोली कहते हैं। तो भारत देश में हिंदी की कुछ प्रचलित बोलियां हैं, जैसे हरियाणवी है, राजस्थानी है, भोजपुरी है, ब्रिज है। ये सब क्या हैं? ये सब बोली कही जाती हैं। ठीक है, इनको क्या कहेंगे हम? बोली। समझ गए बोली किसे कहते हैं? अब अगला है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? ध्यान से समझेंगे। तो बच्चों, संसार में बोली जाने वाली प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है। हमारे संसार में बहुत सारी बोलियां हैं, भाषाएं हैं, और उन सब की एक लिपि भी निश्चित की गई है। उन सब की एक लिपि भी है। यानी कि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अंकित करने के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। यानी कि भाषा के लिखित रूप के लिए कुछ चिन्हों की रचना की गई है, जिन्हें वर्ण कहते हैं। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। ठीक है भाई। आगे है व्याकरण। अब व्याकरण किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिससे हमें भाषा का शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। जैसे देखो, शिवम ने गाना गाई, छोटा भाई गिर गई, दोनों बहनें अच्छा लेखिका है। अब ये तीनों वाक्य सुने आपने? तो बेटे, इन वाक्यों में अशुद्धियाँ हैं, ये वाक्य गलत है। तो वाक्य रचना के समय यदि हमें नियमों की सही जानकारी नहीं होगी, जब हम कोई भी वाक्य बनाएंगे तो हमें व्याकरण का सही ज्ञान नहीं होगा, तो हमारे वाक्य शुद्ध नहीं होंगे, वो गलत होंगे। इसलिए हमें व्याकरण की जानकारी लेनी अवश्य है, ज़रूर लेनी चाहिए। यदि हमें व्याकरण की जानकारी नहीं होगी तो हमारे जो वाक्य हम लिखेंगे, बोलेंगे, तो वो अशुद्ध हो जाएंगे, वो गलत होंगे। तो भाषा के इन नियमों का अध्ययन जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्याकरण है। व्याकरण हमें क्या बताता है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है भाई। यानी कि अब वही वाक्य देखिए, मैं बताती हूँ। अब इसमें अभी मैंने आपको बताया था ना कि भाई शिवम ने गाना गाई, तो ये वाक्य अशुद्ध है। शिवम ने गाना गाया, ये वाक्य शुद्ध है। इसी प्रकार छोटा भाई गिर गई, छोटा भाई गिर गया, दोनों बहनें अच्छा लेखिका हैं, दोनों बहनें अच्छी लेखिका हैं। ठीक है, तो ये वाक्य तीनों शुद्ध है। पहले जो मैंने बोले थे वो वाक्य अशुद्ध थे। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध एवं अशुद्ध प्रयोग के नियमों की जानकारी देता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। समझ गए बच्चों व्याकरण? जैसे जाएंगे सब पार्क में हम, जाएंगे सब पार्क में हम, यह वाक्य कैसा है? अशुद्ध है, गलत है। हम इस वाक्य को शुद्ध रूप में इस प्रकार लिखेंगे, हम सब पार्क में जाएंगे। समझ गए? तो यह वाक्य शुद्ध है और इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? व्याकरण से। ठीक है। अब है राजभाषा। अब बच्चों, हमारी 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया। प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हमारी हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा नहीं है, यह हमारी राजभाषा है। इसको हमने राष्ट्रभाषा मान लिया गया है।
ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे भारत के संविधान में जिन भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई वो कौन कौन सी हैं? संस्कृत है, कश्मीरी है, बंगला है, पंजाबी है, असमिया, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और कोंकणी, मराठी, गुजराती, सिंधी, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी और हिंदी। ये सब क्या है? भारत की बहुत सारी ये भाषाएं हैं, भाषाओं के नाम हैं। ठीक है। तो देखिए आज हम इतना ही करेंगे। सभी बच्चे इस चैप्टर को दोबारा से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। धन्यवाद। शुभ दिन।